भारत के राष्ट्रपति, ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? क्या वो सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख हैं, एक रबर स्टैंप, या फिर उनके पास कोई असली शक्ति भी है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और राष्ट्रपति पद के संवैधानिक डिजाइन को समझते हैं। हम उनकी शक्तियों से लेकर उन पर लगे कड़े नियंत्रणों तक हर पहलू पर बात करेंगे। चलिए शक्ति और जिम्मेदारी के इस बहुत ही दिलचस्प संतुलन को खोलकर देखते हैं। सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 52। ये बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन सोचिए, ये एक सरल सा वाक्य ही हमारे पूरे गणतंत्र की नींव रखता है। इसी से इस सर्वोच्च पद की स्थापना होती है। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम संवैधानिक ब्लूप्रिंट को देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि राष्ट्राध्यक्ष को चुना कैसे जाता है। इसके बाद हम उनकी कार्यकारी और अध्यादेश की शक्तियों को समझेंगे और फिर उन पर जो सबसे बड़ी संवैधानिक जांच है उस पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम शक्ति और जिम्मेदारी की इस पूरी प्रणाली से क्या नतीजा निकलता है उस पर बात करेंगे। तो राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्राध्यक्ष हमारे गणतंत्र के प्रमुख, लेकिन ये पद ऐसे ही नहीं बना है। इसकी हर शक्ति, हर कर्तव्य और हर सीमा, सब कुछ संविधान के कुछ खास आर्टिकल्स में बहुत ही ध्यान से लिखा गया है। ये जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं ना, ये समझिए कि राष्ट्रपति पद की रीढ़ की हड्डी हैं। आर्टिकल 52 तो पद बनाता है। आर्टिकल 53 ये बहुत जरूरी है। संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को देता है। हम इस पर आगे बात करेंगे। फिर चुनाव से जुड़े अनुच्छेद हैं। और हाँ, आर्टिकल 61 यानी महाभियोग जो उनकी जवाबदेही तय करता है। ये सब मिलकर एक ऐसा पद बनाते हैं जिसमें गरिमा तो बहुत है, लेकिन शक्तियां सीमित और बहुत नपी तुली हैं। चलिए अब इस पर आते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक को चुना कैसे जाता है। देखिए, ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है जहां हम और आप सीधे वोट करते हैं। इसके लिए एक खास प्रक्रिया है जिसे हम निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो आखिर ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या चीज? असल में ये उन सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का एक ग्रुप है जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। और इसका मकसद ये है कि राष्ट्रपति को सिर्फ केंद्र सरकार का ही नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों का भी समर्थन मिले। ये हमारे संघीय ढांचे की आत्मा को मजबूत करता है। इस लिस्ट में एक शब्द पर खास ध्यान दीजिए, निर्वाचित। मतलब संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ वही सदस्य वोट दे सकते हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। ऐसा क्यों? ताकि यह पक्का हो सके कि राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ जनता के प्रतिनिधि ही करें, सरकार द्वारा नियुक्त किए गए लोग नहीं। इससे इस पद की लोकतांत्रिक वैधता और भी बढ़ जाती है। और कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 56 के मुताबिक 5 साल। ये कार्यकाल स्थिरता देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में बहुत लंबे समय तक ना रहे। हाँ, दोबारा चुनाव लड़ना संभव है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी राष्ट्रपति की शक्तियों पर, खास तौर पर उनकी कार्यकारी और विधायी शक्तियां, जो सरकार के काम करने के तरीके के लिए बहुत अहम हैं। अनुच्छेद 53 को समझना बहुत जरूरी है। ये कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका मतलब है कि भारत सरकार का हर एक्शन, हर बड़ी नियुक्ति, हर संधि, सब कुछ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। ये तो हुई कानूनी बात, लेकिन असलियत यह है कि राष्ट्रपति लगभग हमेशा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर ही काम करते हैं। तो वो औपचारिक प्रमुख हैं, जबकि असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होती है। ये स्लाइड कानून बनाने के दो बिल्कुल अलग रास्तों को दिखाती है। एक तरफ है सामान्य प्रक्रिया, जहां बिल संसद के दोनों सदनों से पास होता है और फिर राष्ट्रपति की सहमति से कानून बनता है। दूसरी तरफ है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की असाधारण अध्यादेश शक्ति। ये एक तरह का इमरजेंसी टूल है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश में कोई बड़ी आपदा आ गई, जिसके लिए तुरंत एक कानून चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी ताकत बिल्कुल कानून जैसी ही होती है। लेकिन हाँ, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। अब जहां इतनी शक्तियां हों, वहां संतुलन के लिए कोई नियंत्रण भी होना चाहिए। और हमारा संविधान राष्ट्रपति को जवाबदेह बनाने के लिए एक बहुत ही गंभीर और शक्तिशाली प्रक्रिया देता है, जिसे कहते हैं महाभियोग। और ये बात बहुत अहम है कि महाभियोग किसी भी राजनीतिक वजह से नहीं चलाया जा सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, जैसा कि अनुच्छेद 61 में लिखा है, संविधान का उल्लंघन। ये एक बहुत ऊंचा मापदंड है और इसे साबित करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए
इस प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, के कम से कम 1/4 सदस्यों को एक आरोप पत्र पर दस्तखत करने होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तीसरा, जिस सदन ने आरोप लगाया है उसे अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। सिर्फ मौजूद सदस्यों के बहुमत से नहीं, बल्कि कुल सदस्यों के। ये बहुत मुश्किल है। चौथा, फिर मामला दूसरे सदन में जाता है जो आरोपों की जांच करता है। और पांचवां और आखिरी कदम, अगर जांच करने वाला सदन भी उसी 2/3 के स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास कर देता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। आप देख सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जानबूझकर इतना कठिन बनाया गया है ताकि इस पद का राजनीतिक दुरुपयोग ना हो। तो अब तक हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के पास विशाल औपचारिक शक्तियां हैं, लेकिन साथ ही उन पर एक बहुत मजबूत संवैधानिक नियंत्रण भी है। ये शक्ति और जिम्मेदारी के बीच एक बेहतरीन संतुलन दिखाता है। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी क्रिमिनल केस से व्यक्तिगत सुरक्षा देता है ताकि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। लेकिन वही संविधान अनुच्छेद 61 के जरिए उन्हें पद की जवाबदेही से बिल्कुल भी छूट नहीं देता। मतलब व्यक्ति को छूट है पर पद को नहीं। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। एक व्यक्ति जिस पर आप व्यक्तिगत रूप से मुकदमा नहीं चला सकते, उसे देश के सर्वोच्च पद से हटाया जा सकता है। ये व्यवस्था हमें संवैधानिक जवाबदेही के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है।